चैप्टर 37 की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि टेंग ई की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसका नाम था ली लिन। वो कहती है, मैं ये क्लियरली कह देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस डेड बॉडी को क्लेम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं तुम्हें ये भी एडवाइस देती हूँ कि तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह का पर्सन मरना डिजर्व करता है। इन्वेस्टिगेशन करके कोई फायदा नहीं है। पर जून उसके पैरों को देखते हुए सोचने लगता है, उसका शू साइज 35 से कम है। पर हम लोग पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है उसने जानबूझ के गलत नंबर के शूज पहने होंगे ताकि वो हमें मिसलीड कर सके। जून उस लड़की को पूछता है जिस दिन टैंग ई को मार दिया गया था, अब उससे मिलने के लिए क्यों गई हुई थी। जिस पे ली कहती है, मैंने तो तुमसे पहले भी ये कहा था कि मैं चाइल्ड सपोर्ट के लिए वहाँ पे गई हुई थी। जून कहता है, तुम उसे कॉल करके भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह सकती थी, पर तुम खुद क्यों वहाँ पे गई थी। जिस पे ली कहती है, क्या नॉनसेंस है। वो कमीना अपने अफेयर्स के चक्कर में पैसे खर्च कर देता था। अगर मैं उसके घर नहीं जाती तो वो मुझे एक कौड़ी भी नहीं देता। जून पूछता है, क्या उसका कोई रिलेटिव है। ली कहती है, 20 साल पहले ही उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। जून कहता है, अगर तुम माइंड नहीं करोगी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। आखिर तुमने उसके साथ बच्चा पैदा क्यों किया। ये सुन के ली थोड़ा चौंक जाती है और इरिटेट होकर कहती है, आखिर तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, तुम बाउंड्रीज से बाहर जा रहे हो। जून कहता है, मुझे पता है, मरने से पहले टेंग इन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और इसके बेनिफिशियरी में तुम्हारा बेटा है। ये सुन के ली थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है इंश्योरेंस पैसों की वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। उस दिन मैं पूरी रात अपने घर पे ही थी, मेरा बेटा इसकी गवाही दे सकता है। देन वो आगे कहती है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने बच्चा पैदा क्यों किया था तो मुझे तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी मर चुका है। मैं सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत ही ज्यादा यंग और नासमझ थी और मैं उसके जाल में पड़ गई थी। मुझे उसका क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में पता था और हम दोनों एक कॉमिक एग्जीबिशन पे मिले थे। मैं उसे एक छोटी सी दुकान में मिली थी जहाँ पे वो कॉस्प्ले का रोल कर रहा था। पहले पहले उसके साथ डेट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग लग रहा था, यहाँ तक कि मैंने उसे लड़कियों के कपड़े पहना के अपने दोस्तों से भी मिलवाया था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना घटिया इंसान होने के साथ साथ एक गे रहेगा। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मुझसे शादी करेगा और वो एक बच्चा भी चाहता है, और मुझे बाद में पता चला कि उसके किडनी में प्रॉब्लम है और वो ये बच्चा इसीलिए चाहता था ताकि उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सके। ये इंसान सच में बहुत ही सेमलेस और घटिया था। तभी घर पे एंट्री होती है एक लड़के की। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि टेंग ई का बेटा था। उसका नाम था ली ले। उस लड़के को देख के जून की नजर सबसे पहले उसके जूतों पे पड़ती है और वो सोचने लगता है उसके जूतों का साइज 37 है। उन दोनों को देख के ली ले उन्हें ग्रीट करता है। देन वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आज मेरी क्लास है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। ली कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते मैं ऑफिसर से बात कर रही हूँ, तुम खुद जाके नूडल्स बना लो, मुझे परेशान मत करो। ये सुन के ली ले किचन में जाके खुद अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। ली कहती है, मैं क्या कह रही थी, ओ हाँ, मैं बच्चे के बारे में बात कर रही थी ना। तभी किचन में से ली ले की चीखने की आवाज सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि उसके हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया था। ली कहने लगती है, ये बच्चा कितना क्लूमजी है, वो हमेशा परेशानी खड़ी करता है उसके पापा की तरह। जून कहता है, मैं जाके उसे देखता हूँ। जून किचन रूम जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने अपने हाथ जला दिए। लीले कहता है, मैं ठीक हूँ। देन वो आगे पूछता है, क्या किसी ने भी मेरे फादर के डेड बॉडी को अभी तक क्लेम नहीं किया है। ये सुन के जून उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। लीले थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, मेरी मॉम ने कहा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी मेरा नहीं है। ये सुन के जून सोचने लगता है, चाहे पेरेंट्स के बीच कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर इन सब चीजों के बीच एक इनोसेंट बच्चा ही हमेशा ज्यादा हर्ट होता है। लीले रोते हुए कहता है, अब मेरे पास मेरे पिता भी नहीं है। ये सुन के जून को बचपन के बारे में कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि एक बार मो ने भी उससे कहा था, मेरे पास अभी मेरी मम्मी भी नहीं है और मेरे रिलेटिव मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आखिर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मैं किस पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी जून उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, मैं प्रॉमिस करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो सोचने लगता है, आखिर मैं लिनमो के बारे में सडनली क्यों सोचने लगा। देन जून उस बच्चे को पेट करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे चोट पे मलहम लगा देता हूँ, मुझे बताओ फर्स्ट एड किट कहाँ पे है। लीले कहता है, वो उस जगह पे है
अभी जून सोच रहा होता है कि लिन मो बचपन से ही मुझसे अटैच था। वो हमेशा कहता रहता था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, और अब वो मुझसे दूर रहने लगा है। वो 5 साल पहले डिसअपियर हो गया था और फिर लास्ट नाइट वो फिर से डिसअपियर हो गया। आखिर वो सोच क्या रहा है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जून उसके हाथों में बैंडेज लगा रहा होता है, पर तभी उसे उसके हाथों पे स्कार दिखती है। वो पूछता है ये क्या है? यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी जून और मेंग उसके अपार्टमेंट से बाहर आ चुके थे। मेंग पूछती है, बॉस आपको क्या लगता है, क्या ली लिन खूनी है? जिस पे जून कहता है वो नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे समय उसके हाथ कांप रहे थे। किचन रूम में मुझे बहुत सारे अल्कोहल के बोतल्स मिले। ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से उसके नर्व में डैमेज होने लगा है। ऐसे हालात में वो परफेक्टली खून कैसे कर सकती है? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा हमसे कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो मो के घर पे पहुंच चुका था। तभी घर से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसे देख के वो सोचने लगता है क्या एक लड़की? आखिर वो लिनमो के घर से बाहर क्यों आ रही है? जब वो घर के अंदर आता है, वो देखता है कि लिनमो अभी शावर ले रहा था। उसे शक होने लगता है कि कहीं लिनमो का उस लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। देन वो आगे सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि कल उसने मुझसे गिव अप कर लिया होगा और आज उसने एक नए लवर को भी ढूंढ लिया। वो सैड होके सोचने लगता है इसमें कोई शक नहीं, पिछली बार वो बहुत एक्सपीरियंस लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हो? वेल, अभी वो उस उम्र तक पहुंच चुका है जहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। अभी उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे डंप कर दिया गया है। तभी मो उसे देख लेता है और कहता है, जून तुम वापस आ गए, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? जून उसे कहता है, एक खूबसूरत लड़की यहाँ से बाहर निकली थी, क्या वो तुम्हारे सिर्फ दोस्त है? मेरा मतलब है कि वो बहुत खूबसूरत है, क्या तुमने उसके साथ डिनर नहीं किया? मो कहता है, ओह तुम उसकी बात कर रहे हो? उसे देख के जून सोचने लगता है वो मुस्कुरा क्यों रहा है? मैंने उसे इस तरह से कभी भी हंसते हुए नहीं देखा है। अभी उसके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही थी। वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट पहुंचाने के लिए आई थी। देन वो जून को हक करते हुए कहता है, तुम्हारे बदन से एक स्ट्रेंज सेंट आ रही है। ये सुन के जून ब्लश करते हुए कहता है, हाँ कैसी सेंट? मैंने तो कुछ नोटिस नहीं किया। मो उसके हाथों को स्मेल करते हुए कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग ईथर की जैसे सेंट आ रही है। ये इथाइल एसीटेट है। जून पूछता है, आखिर ये क्या है? मो कहता है, ये एक तरह की खुशबू है जो ज्यादातर मेडिसिन और परफ्यूम में इस्तेमाल की जाती है। मुझे तुमसे जो सेंट आ रही है वो किसी कॉस्मेटिक की तरह लग रहा है। ब्रदर, क्या आज तुम किसी लड़की से मिलने के लिए गए थे? ये सुन के जून सोचने लगता है, सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, आखिर वो लड़की एग्जैक्टली कौन है? देन वो आगे सोचने लगता है, आज तो मैं सिर्फ उस लड़के के साथ क्लोज कांटेक्ट में आया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एच सिटी मिडिल स्कूल दिखाया जाता है। उस स्कूल में लीले पढ़ता है। अभी मो और लिन उसके ऊपर नजर रख रहे थे। तभी लीले सडनली पीछे पलटता है, जिसकी वजह से जून को सडनली मो के साथ दीवार के पीछे छुपना पड़ता है। तभी मो उसके ईयर्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जून बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जब से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी छोटी सी हरकत से भी मुझे स्ट्रेंज फील होने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि लीले एक कैफे शॉप के अंदर जा रहा है। वहाँ पे वो एक पर्सन से मिलता है। उस पर्सन को देख के जून सोचने लगता है, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अगर आपको याद है तो ये वही पर्सन है जो टेंग ई का पड़ोसी था। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किचन रूम में खाना जल चुका था, जिसकी वजह से सेन को बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता है। खाना खाने के बाद मिन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे बाहर से ये घटिया खाना खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। ये सुन के सेन कहता है, पर ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर खाना तो तुमने खा लिया था। ये सुन के मीन गुस्से से कहता है, तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। देन वो आगे कहता है, मुझे अभी नहाना है, मैं बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था, मुझसे अब बदबू आ रही है। मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ, नहाने के लिए मुझे फ्रेंच लग्जरी फ्रेग्रेंस की जरूरत है और वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री रहना चाहिए। ये सुन के सेन उसे कंधों में कैरी कर लेता है और कहता है, चलो चलते हैं।
सैन उसे बाथरूम ले जाता है, पर पड़ोसी के बाथरूम से उन दोनों को बहुत ही प्यारी भरी आवाजें सुनाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ की दीवार बहुत ही ज्यादा पतली थी। मिन थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। ये सुन के सैन कहता है, टीम लीडर, मुझे लगता है कि आप मुझे हरास कर रहे हैं। मिन इरिटेट होके कहता है, क्या तुम आजकल किताबें पढ़ने लगे हो? पर तभी वो देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा होता है। मिन उसे पूछता है, क्या तुम लड़कों को देख के ऐसे ही रिएक्ट करते हो? सैन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं इस तरह के सिचुएशन में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि। तभी मीन गुस्से से कहता है, मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो। सैन कहता है, मुझे लगा कि टीम लीडर नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप जून को पसंद करते हैं। जिस पे मीन कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, और ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए मैं एक गुड लुकिंग पर्सन को डिजर्व करता हूँ। सैन हैरान होकर कहता है, क्या आप अपीयरेंस को बहुत वैल्यू देते हैं? मीन कहता है, हाँ। जिस पे सैन कहता है, पर टीम लीडर, जून का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, इसीलिए टीम लीडर आप अपना पर्सनल प्रेफरेंस बदल क्यों नहीं देते? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? पर मीन उसे दूर ढकेलते हुए कहता है, मुझे तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सैन कहता है, जरा मुझे करीब से देखिए, मेरे पास बहुत अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है और मैं 5 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। पर मीन उसे हिट करते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो और अपनी बकवास बंद करो। देन सैन इविल स्माइल देते हुए कहता है, टीम लीडर, मुझे खुशी है कि मैं आपको नहला रहा हूँ। देन वो उसके करीब जाता है ताकि वो नहलाने में उसकी मदद कर सके।